आएगी, बुक कब आएगी? अरे मेरे प्यारे बच्चों, बुक आ जाएगी, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन, एक दुकान नहीं खुला हुआ है तो समझ रहा है, वो 4100 प्लस बुक भेजते भेजते हम परेशान हो गए। वो 15,000 बुक के कारण 100 गाली सुने हैं। मेरा नहीं पहुंचा है तो मेरा नहीं पहुंचा है तो मेरा नहीं पहुंचा है। आज ये सर लाइव चैटिंग चल रहा है, कह रहा है लाइव चैटिंग कब से ठीक होगा। लाइव चैटिंग चल रहा है मेरे दोस्त, लेकिन तुम एक दूसरे का नहीं देख सकता, हम सबका देख सकते हैं। मेरा तुम देख सकता है, तुम लोग सब देख सकता है, लेकिन एक दूसरे का आपस में आप कमेंट्स नहीं देख सकते हैं। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं। लघु पथन, व्हाट इज लघु पथन? लघु पथन क्या है उस दिन हम बता रहे थे आपको, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे सर। शॉर्ट सर्किट के बारे में हम आपको बता रहे थे। देखिए ये क्या है, जैसे इसको अगर ऐसा ऐसा है तो इसको हम प्रतिरोधी तार कहते हैं। इसको हम कौन तार कहते हैं? प्रतिरोधी तार कहते हैं। और अगर ऐसा है तो इसको हम प्लेन तार कहते हैं। कौन तार कहते हैं? इसको प्लेन तार कहते हैं। देखो ऐसा ऐसा है तो इसको हम प्रतिरोधी तार कहते हैं, और ऐसा है तो इसको हम प्लेन तार कहते हैं। अब मामला क्या है कि ये जो प्लेन तार है इसका प्रतिरोध जो होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। प्लेन तार का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग जो है वो 0 के बराबर होता है, और इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो जब भी हम आपको पढ़ाए थे कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ठीक है, विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। तो विद्युत धारा जब भी जाएगा ये मार्ग चुनेगा, इधर से नहीं जाएगा। तो जब हम हेलो हेलो हेलो, साउंड भी ठीक है सर? हेलो, अगर साउंड अच्छे से आ रही है सर, साउंड अच्छे से आ रही है तो कृपया 1 टाइप करें। अगर साउंड में गड़बड़ी है तो कृपया 2 टाइप करें। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये ऐसा कोई सर्किट बनाया हुआ है, ऐसा, तो विद्युत धारा जब भी जाएगी सर, हेलो साउंड घटघटा रहा है क्या? नहीं, हेलो हेलो हेलो, अगर साउंड ठीक है तो 1 टाइप करें सर। ALP बनना है, एकदम बनना है सर। हाँ एकदम बनना है सर, क्योंकि हमको भी सर ख्वाहिश है कि हम ट्रेन को ऐसे ऐसे हाथ दें और ट्रेन रुक जाए। कैसे होगा? जब तुम लोग ALP बनेगा तभी ना होगा रे। कहते हैं अगर विद्युत धारा को यहां से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम विद्युत धारा को यहां से प्रवाहित करते हैं इधर से, तो ये 1 नंबर का मार्ग चुनेगी। एक इधर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इधर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा कम विरोध के रास्ते से होता है। इसमें सर प्रतिरोध का मान लगभग 0 हो जाएगा, वोल्टेज का मान भी लगभग 0 हो जाएगा, लेकिन धारा का प्रवाह महत्तम हो जाएगा। इसलिए धारा का प्रवाह महत्तम हो जाएगा क्योंकि रुकावट है ही नहीं, विद्युत धारा के मार्ग में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या कहा, क्या क्या होगा, या प्रतिरोध और वोल्टेज का मान लगभग 0 हो जाएगा और धारा का मान क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। तो कहते हैं कि लघु पथन, शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग 0 हो जाता है और वोल्टेज का मान भी 0 हो जाता है, जबकि धारा का मान जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। धारा का मान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर होता है। अब देखिए खुला परिपथ क्या है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को देखना है। व्हाट इज खुला परिपथ? ओपन सर्किट। ओपन, एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। ये अगर ऐसा है, साउंड ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। और जब ये ऐसा हो जाता है, जब ये ऐसा हो जाता है, इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है,
साउंड गनगना रहा है। हेलो हेलो हेलो। देखिए गनगना रहा रे, कान के पास इसे लेके सुनो। गनगना रहा है, बच्चा झूठ थोड़ी बोलेगा। एक बार निकाल के लगाओ फिर से। जैसे ये ओपन सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो शून्य होता है, जबकि इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझिएगा सर, ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए चप्पल पहन के आप 220 वोल्ट के करंट को ऐसे छू लीजिएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि चप्पल है तो बीच में सर्किट को ओपन कर देता है। तो ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है। तो I बराबर V बराबर होता है IR, तो R बराबर हो जाएगा V बाई आई। जब I का मान 0 हो जाएगा तो R इज इक्वल टू V, आप बट्टा I का मान 0 कर दीजिए तो V बट्टा 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा। एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट। इसका मतलब खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है, खुले परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, प्रतिरोध का मान अनंत होता है। ठीक हुआ रे? नहीं, देखो खुले परिपथ में, देखिए कहते हैं रंजीत जी की सर एएलपी बनना है और कुछ नहीं, यही जुनून होना चाहिए। कहते हैं सर, हम तो कहते हैं ग्रुप डी जिनका है वो ग्रुप डी एग्जाम भी मत देने जाओ, जरूरत नहीं हो, मां घटिया नौकरी है। अगर तेरे पास आईटीआई की डिग्री है तो चुपचाप आराम से एएलपी की वैकेंसी का वैसे ही इंतजार करो जैसे एक मछुआरा अपनी मछली का इंतजार करता है। कहते हैं प्यारे बच्चों कि अगर R बराबर V बटा आई है तो R इज इक्वल टू V बटा 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट, यानी प्रतिरोध का मान अगर धारा का प्रवाह का मान शून्य है तो प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज का मान शून्य नहीं होगा। अब एगो बात बताओ, एगो बैटरी है यहां, एगो दूगो तार जोड़ के हम छोड़ देंगे तो क्या कर वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा? बैटरी 0 हो जाएगा, बैटरी का मान, वोल्टेज का मान 0 नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अगर ओपन सर्किट है, अगर कौन सर्किट है? ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह का मान शून्य होता है। अब विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होगा तो एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिट, प्रतिरोध का मान अनंत होगा। लेकिन वोल्टेज का प्रवाह का मान 0 नहीं होगा। वोल्टेज इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, तो वोल्टेज 0 कैसे होगा? कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। यही 3 बातें हैं, लेकिन इन 3 बातों में कुछ नहीं पूछेगा, तुमको एक को चीज पूछेगा और वो है खुले परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। खुले परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है? खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखिए, कहता है खुला परिपथ है, खुला परिपथ है तो V इज इक्वल टू आई आर हो गया, R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया। अब V बटा आई के जगह पर 0 दे देंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का जो मान होगा, प्रतिरोध का जो मान होगा, प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। वोल्टेज का मान लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होगा। वोल्टेज इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा, वोल्टेज इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा, वोल्टेज इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होगा, वोल्टेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि भैया ओपन सर्किट है, तो इसका ही मतलब थोड़े है कि बैटरी से 2 तार जोड़ के निकाल देंगे बाहर में, 2 तार निकाल देंगे बाहर में तो वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा। जो बैटरी का वोल्टेज है वो होबे करेगा। अब देखो, एएलपी में चला 175 नंबर में 160 नंबर तो हम ही पढ़ाएंगे, 40 नंबर का तो खाली फिजिक्स है मेंस में, अब 75 नंबर का हम है इधर ट्रेड। हम सिलेबस पर भी चर्चा कर देंगे। अब देखो, तो कहते हैं खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, होबे करता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता है। भैया बैटरी लगा हुआ था, वोल्टेज का मान शून्य कैसे होगा? खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान अनंत होता है, इसको मान लो VBI।
ये पूछेगा। अब कहता है 1 कूलम बराबर 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। अब देखो घर में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसको हम सर किलोवाट आवर में व्यक्त करते हैं। 440 कैसे होगा? जब 220 वोल्ट का पावर सप्लाई जो हमारे घर में आता है वो एक और 220 वोल्ट से मिल जाएगा, एक और 220 वोल्ट से मिल जाएगा, तो 220 440 हो जाएगा। अब देखो किलोवाट आवर या यूनिट की अगर हम बात करें, किलोवाट आवर या यूनिट, ध्यान दीजिएगा, किलोवाट आवर या यूनिट किसको कहते हैं? तो किलोवाट आवर या यूनिट जो होता है वो होता है VIT/1000, वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम बटा 1000। वोल्टेज करंट टाइम बटा 1000। टाइम जो है वो आवर में होगा, वोल्टेज वोल्ट में होगा और आई एम्पियर में होगा। इसी V इंटू आई को हम P भी लिख सकते हैं, P इंटू टी बटा 1000। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। नहीं कुछ हो ना तो सबको गुना करके 1000 से भाग दे दो, आंसर उतना यूनिट आ जाएगा। कहते हैं घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में व्यक्त करते हैं, किलोवाट आवर में व्यक्त करते हैं, दैट इज VIT/1000 यानी P इंटू टी बटा 1000। सबको गुना करके 1000 से भाग दे देते हैं। तो कहते हैं घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं? तो घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा या यूनिट में किया जाता है। किलोवाट यानी कुल शक्ति गुना कुल समय बटे 1000 बोलिए, यानी P इंटू टी बटे 1000 बोलिए, या VIT/1000 बोलिए, दोनों में से जो बोल दीजिए। अब सर सवाल है आपके सामने, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज का मान, सर देखिए शॉर्ट सर्किट में ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट जब ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 होगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर देता है। एक घर में 220 वोल्ट है, 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं और 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक बल्बों द्वारा एक माह में व्यय ऊर्जा यूनिट की संख्या का मान बताइए। तो चला अगर यूनिट निकालना है हमको, यानी किलोवाट आवर निकालना है, किलोवाट आवर निकालना है यानी VIT/1000 हो जाएगा। सबको गुना करो, 220 वोल्ट है और 40 वाट है। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि फॉर्मूला या तो होता है VIT/1000, या तो ये वाला लगाओ, या P इंटू टी बटे 1000 लगाओ। अब अगर तुम वोल्टेज करंट और टाइम तीनों दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगा दो, पावर और टाइम दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगा दो। तुम देखो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है लेकिन करंट कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, यानी P इंटू टी बटे 1000, यानी इस 220 वोल्ट को कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। इसका प्रॉपर ध्यान रखना, 220 वोल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यानी करंट भी दे दिया रहता तब वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम लगाते, लेकिन यहां सर पावर दिया हुआ है तो पावर इंटू टाइम लगाएंगे, क्योंकि करंट तो है नहीं। अब यहां अगर मान लेते हैं तुम VIT/1000 लगाते हो, मान लेते हैं कि तुम लगा देते हो, तो V का मान तो 220 वोल्ट ले लोगे, लेकिन करंट क्या लोगे? करंट तो कहीं क्वेश्चन में दे ले नहीं है। 5 देखो कहीं पर करंट है, कहीं पर भी करंट नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे सर? 220 वोल्ट की अगर हम बात करें तब तो हमको सर पावर इंटू टाइम लगाना होगा, तो पावर इंटू टाइम लगा देंगे, पावर इंटू टाइम अब बटे 1000। पावर का मान कितना है? 40 वाट के कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब। कितना घंटा डेली चल रहा है? 5 घंटा 30 दिन तक। ये हो गया पावर टोटल पावर हो गया 40 वाट के 5 बल्ब हैं, तो 40 गुना 5 हो गया पावर, और टाइम हो गया 5 घंटे प्रति दिन और 30 दिन तक, तो 5 गुना 30 हो जाएगा, ये हो गया आवर अब बटा 1000। अब इसको गुना भाग कर दो, आंसर बता दो जल्दी से कितना आ जाएगा? 30 यूनिट आ जाएगा। आंसर आ जाएगा सर 30 यूनिट। अब आते हैं सर विद्युत परिपथ में निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रेड, येलो और ब्लू इससे फेज को प्रदर्शित करते हैं, ग्रीन से अर्थ को संपर्क प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रल को सर ब्लैक से। कहता है अगर आप देखे होंगे पोल अगर आप कभी देखे होंगे सर, तो पोल पर देखिए एक वायर यहां से गुजरता है, एक वायर यहां से गुजरता है, एक वायर यहां से।
ये जो सबसे ऊपर वाला होता है इसको हम अर्थ कहते हैं, अर्थ यानी भू संपर्क कहते हैं। एक बार यहां से एक बार यहां से एक बार सबसे ऊपर से गुजरता है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ये अर्थ होता है। तो वही ये कह रहा है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर भू संपर्कित चालक रहता है और इसके बाद क्या रहता है, फेज रहता है। यहां ये अर्थ रहता है और ये दोनों जो होता है ये फेज होता है। अब चलते हैं सर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। वैलिडिटी सर जब तक आप पढ़िएगा पढ़िए ना, एकदम आप भी पढ़िए, अपने धियापुता को भी पढ़ाइए। वैलिडिटी के लिए टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं VIT बटा 1000 या P इंटू टी बटा 1000 होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट पर। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहता है तो मिनिमम 9 मिली एम्पियर होना चाहिए। इससे ज्यादा की धारा अगर उससे प्रवाहित होगी तो वो खतरे में आ जाएगा। किसी भी मनुष्य का प्रतिरोध जो होता है शरीर का वो 1000 ओम होता है। और ऋण आवेश मतलब सर निगेटिव चार्ज हो गया आपका, ये तो आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का ऋण आवेश होता है। कुछ ब्रिज है जिसको हम लोग सर जानेंगे। कहते हैं 9 मिली एम्पियर तक की धारा मनुष्य के लिए सुरक्षित है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, इतना तक को वो झेल लेगा। अर्थ में करंट नहीं लगेगा सर। अब देखिए कहते हैं ब्रिज कुछ कुछ आपको जानना होगा, इसको हम डिटेल में यहां पढ़ा देते हैं, फिर सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो रेजिस्टेंस नापने के लिए ब्रिज होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नापने के लिए ब्रिज होता है। एक इंडक्टेंस नापने के लिए ब्रिज होता है और एक ब्रिज होता है कैपेसिटेंस नापने के लिए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नापने के लिए एक ब्रिज होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटी नापने के लिए एक ब्रिज होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटी नापने के लिए देखिए, रजिस्टर का मतलब हो गया प्रतिरोध, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडक्टर मतलब हो गया प्रेरक और कैपेसिटर मतलब हो गया सर संधारित्र। अगर हम प्रतिरोध नापने के लिए जो ब्रिज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला ब्रिज जो है हमारा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे सर हम कम या अधिक दोनों प्रतिरोध नापते हैं। और दूसरा है हमारा केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज से केवल कम प्रतिरोध नापते हैं, कम प्रतिरोध नापते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस से हम लोग सर व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग कम या अधिक प्रतिरोध नापते हैं और केल्विन ब्रिज से कम प्रतिरोध नापते हैं। उसके बाद आता है सर हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की चलो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को हम लोग अगले पेज में बात कर लेते हैं। ये तो 2 हो गया जो रेजिस्टेंस को नापता है। उसके बाद एक होता है इंडक्टेंस यानी प्रेरक नापने वाला ब्रिज, प्रेरकत्व तो नापने वाला ब्रिज। और एक होता है कैपेसिटी नापने वाला ब्रिज यानी संधारित्र की धारिता नापने वाला ब्रिज। आप यूं कहें संधारित्र की धारिता नापने वाला ब्रिज यानी कैपेसिटी नापने वाला ब्रिज। और ये इंडक्टेंस नापने वाला ब्रिज। वैसे ये आपको आगे पढ़ना है और, लेकिन यहां भी देख लीजिए। तो कहते हैं ये होता है DSW और ये होता है MHA। DSW का मतलब यहां हो गया डिसॉटी, शियरिंग और वीन ब्रिज। डिसॉटी ब्रिज, शियरिंग ब्रिज और वीन ब्रिज, इससे हम लोग सर क्या नापते हैं, धारिता नापते हैं। और मैक्सवेल, हेज और एंडरसन,
मैक्सवेल, हेज और एंडरसन से सर हम प्रेरकत्व नापते हैं। हम सर बच्चों को यही याद करने बोलते हैं, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए। अब अगर ई नहीं पता चले एग्जाम हॉल में कि डीएसडब्ल्यू किसका है और एमएचए किसका है, देखो सी के जस्ट बाद डी होता है। हम भी ऐसे ही अभी जब लिख रहे थे तो दिमाग में रिमाइंड किए थे कि सी के जस्ट बाद डी होता है, तो ये डीएसडब्ल्यू हो जाएगा कैपेसिटी नापने के लिए, तब एमएचए हो जाएगा प्रेरकत्व नापने के लिए। और उसके लिए तो दो ही है, एगो व्हीटस्टोन ब्रिज है, एगो केल्विन ब्रिज है। यहां वीन ब्रिज जो है ये फ्रीक्वेंसी को भी नापता है, और सियरिंग ब्रिज जो है ये सर परावैद्युत नियतांक को भी नापता है। अवीन ब्रिज फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को भी नापता है। अब देखो हम क्या बोले तुमको, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू डिसॉर्टी सियरिंग और वीन ब्रिज। वीन ब्रिज आवृत्ति भी नापता है, धारिता भी नापता है। सियरिंग ब्रिज कैपेसिटी भी नापता है यानी धारिता भी नापता है, और परावैद्युत नियतांक को भी नापता है। और उसके बाद एमएचए हो गया, मैक्सवेल, हेज और एंडरसन, ये प्रेरकत्व को नापता है। कहते हैं किसी व्यक्ति के सुरक्षित रहने के लिए 9 मिली एम्पियर की धारा उपयुक्त है, उससे ज्यादा होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम है, इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट का ऋण आवेश वहन करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध को मापता है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसको नापता है? अज्ञात प्रतिरोध को नापता है। अभी तुरंत बताते व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन ब्रिज। अब कहता है सियरिंग ब्रिज से कैपेसिटी मापा जाता है। सियरिंग ब्रिज से क्या नापा जाता है? अभी तुरंत बताए थे डीएसडब्ल्यू, कैपेसिटी के लिए डीएसडब्ल्यू यानी सियरिंग ब्रिज, डिसॉर्टी और वीन ब्रिज। तो सियरिंग ब्रिज से क्या नापते हैं? कैपेसिटी नापते हैं। मैक्सवेल ब्रिज हम बोले थे एमएचए, एमएचए से सर मैक्सवेल हो गया, मैक्सवेल से प्रेरकत्व नापते हैं, तो कहता है इंडक्टेंस मापा जाता है। सियरिंग ब्रिज से रिलेटिव परमिटिविटी भी नापा जाता है। सियरिंग ब्रिज से सर, सियरिंग ब्रिज से क्या धारिता तो नापवे करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी नापते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट तुम कह सकता है। केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। तुरंत बताए थे केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध नापा जाता है। वीन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी भी नापा जाता है। देखो डीएसडब्ल्यू जो है वीन ब्रिज से धारिता भी नापते हैं और वीन ब्रिज से आवृत्ति भी नापते हैं। अब देखो कहता है अगर कोई दो तार है, अगर कोई दो तार एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं, अगर कोई दो तार है वो एक दूसरे के समानांतर जा रहे हैं, एक दूसरे की सीध में जा रहे हैं, अगर कोई दो तार है मान लो और वो एक दूसरे के सीध में जा रहे हैं, ये दो तार है और एक दूसरे के सीध में जा रहे हैं, अगर एक दूसरे के सीध में धारा को लेके जा रहे हैं, दोनों में आकर्षण होगा। ऐसे भी सर हम जिधर जा रहे हैं उधर भी आप भी जाइएगा तो आकर्षण होगा, एक दूसरे के विपरीत जाइएगा तो क्या होगा? विकर्षण होगा। अगर ई धारा इधर जा रहा है, ई धारा इधर जाएगा तो एक दूसरे में विकर्षण होगा। एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा, समान दिशा में आकर्षण, विपरीत दिशा में विकर्षण। एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कैसे आप पता करोगे कि कोई भी करंट जो है वो एसी है कि डीसी है? कोई भी करंट एसी है कि डीसी है, कैसे पता चलो? तो देखो अगर आप किसी बाल्टी में डाल देते हो और बाल्टी में डालने के बाद अगर मान लो ये तार आपने बाल्टी में डाल दिया, अगर बुलबुला दिया, अगर बुलबुला दिया इसका मतलब वो डीसी है, और अगर बुलबुला नहीं दिया इसका मतलब वो एसी है। अगर बुलबुला दिया तो इसका मतलब डीसी है, बुलबुला नहीं दिया तो इसका मतलब वो एसी है। देखो ये इसमें अगर याद नहीं रहे, देखो डी में बुलबुला है तो बुलबुला देगा तो एसी डीसी है, बुलबुला नहीं देगा तो एसी है। ध्यान दीजिएगा सर, अगर 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 बुलबुला दिया देखिए अगर बुलबुला दिया इसका मतलब डीसी, तुम क्या करो, दो तार तुमको मिल गया और दोनों तार को तुम पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद अगर बुलबुला दिया इसका मतलब डीसी है, बुलबुला नहीं दिया इसका मतलब एसी है। तो देखो वही बातें यहां हैं। कहते हैं केल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, वीन ब्रिज से फ्रीक्वेंसी भी मापा जाता है। अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित करता हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और एक ही दिशा में अगर जाएगा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा।
जब दो प्रतिरोध, ये भी देखिए, ये भी आपको जानने की लायक बात है कि अगर दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का क्या मामला है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये R1 है और ये R2 है। R1 मान लेते 2 ओम है और R2 मान लेते 3 ओम है। ये मान लो तो 2 ओम, ये 3 ओम है और एक समानांतर में भी लगा हुआ है। समानांतर में अगर दो प्रतिरोध लगा हुआ है, ये R1 है और ये R2 है, और ये मान लेते हैं सर 2 ओम है और ये 3 ओम है। ध्यान देना, बड़ा डेप्थ की बात है सर। ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। अगर यहां हम समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 2 + 3 = 5 ओम हो जाएगा। और यहां अगर हम समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 2 × 3 बटा 2 + 3 = 6/5 = 1.2 ओम हो जाएगा। अब सर ध्यान दीजिएगा, यहां जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, यहां जो समतुल्य प्रतिरोध है, इसमें न्यूनतम प्रतिरोध है 2 ओम, अब महत्तम प्रतिरोध है 3 ओम। यहां जो समतुल्य प्रतिरोध है वो महत्तम प्रतिरोध 3 ओम से महत्तम है। आज जब समानांतर में जाओगे तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वहां, यहां न्यूनतम है 2 ओम, 2 और 3 में न्यूनतम कौन? 2। अब महत्तम है 3। तो कहते हैं यहां जो समतुल्य प्रतिरोध है वो न्यूनतम से भी न्यूनतम है, यानी न्यूनतम 2 है उससे भी न्यूनतम है 1.2। यानी हम ये कह सकते हैं कि समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होता है। न्यूनतम 2 है उससे भी न्यूनतम आ गया 1.2। अब समानांतर श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से भी महत्तम, यानी महत्तम 3 है उससे भी महत्तम होता है। अब घर में सप्लाई हम लोग लगाते हैं किस में? समानांतर में, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान जो होता है वो समान होता है। समानांतर में जो वोल्टेज का मान होता है वो समान होता है। समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। तो घर में जितना भी पावर सप्लाई हम लोग लगाते हैं वो समानांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है 1.2, ये न्यूनतम 2 जो है उससे भी न्यूनतम है। आज श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम 3 है, महत्तम से भी महत्तम होता है। और घर में जो पावर सप्लाई होता है वो सारा सप्लाई समानांतर क्रम में होता है, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं जब दो प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से भी कम होता है। यानी R = अगर हम 2 × 3 बटा 2 + 3 करते हैं तो समतुल्य जो होगा 1.2 ओम के बराबर होगा। पानी में अगर सप्लाई के 2 तारों को डाला जाता है और दोनों तार के पास बुलबुले बनते हैं तो वह डीसी होते हैं। यदि बुलबुले बने बिना पानी गर्म हो जाता है तो वह क्या होता है? एसी होता है। घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे हुए होते हैं। इसका कारण है एक समान वोल्टेज। एक समान वोल्टेज होने के कारण सर वो समानांतर में लगे हुए होते हैं, तब सब में वोल्टेज आपको समान मिलेगा। अब देखो, कहते हैं आदित्य, ये जो वहां से चैप्टर का पीपीटी, ये जो पीपीटी था इसमें ट्रेड वाला अलग था और ये वाला साइंस वाला अलग था ना। इसमें कुछ और पार्ट हम जोड़े हैं, वो पार्ट कहाँ है? इसमें कुछ पार्ट और जुड़ा है, वो पार्ट इसमें है नहीं, उसको बोलो देखेगा। नया वाला जो ट्रेड वाला है ना, वहां से बोलना कॉपी करके, तब उसका इसके बाद भी पीपीटी है, लगभग 15-20 लाइन एलपी वाला में से जोड़े हैं। देखो, पहले हम सर यहीं तक पढ़ाते थे, लेकिन जो एलपी का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ और जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो पीपीटी अभी अवेलेबल नहीं है, अगले क्लास में हम फिर उसको भी पढ़ाएंगे।
क्योंकि एएलपी का जो अभी रिसेंट का और डीएमआरसी का एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग उसको देखते हुए कुछ प्रश्नों को मैंने कुछ वन लाइनर्स को इसमें जोड़ा है जो आपके लिए जरूरी है, उसको भी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अभी तो सर यहीं तक ही पीपीटी को रखा है, लेकिन अगले क्लास में फिर हम लोग इससे आगे भी देखेंगे। एक बार हम फिर से देखते हैं सर, गौर फरमाइएगा। अगर हम खुले परिपथ की बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम खुले परिपथ की बात करें तो खुले परिपथ में विद्युत धारा का एक बार हम फिर से यहां से आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के लिए 9 मिली एंपियर तक की धारा सुरक्षित है और मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1000 ओम के बराबर होता है। 1000 ओम के बराबर होता है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध। अगर हम बात करें सर प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध नापने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं जो कम या अधिक दोनों प्रतिरोध को नापेगा। एक केल्विन ब्रिज होता है जिससे हम कम प्रतिरोध को नापते हैं। उसके बाद प्रेरकत्व के लिए एमएचए और धारिता के लिए डीएसडब्ल्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है, एमएचए डीएसडब्ल्यू, एमएचए डीएसडब्ल्यू। समान दिशा में जाएगा तो आकर्षण होगा, विपरीत दिशा में जाएगा विकर्षण होगा। बुलबुला देगा तो डीसी, नहीं देगा तो एसी। और अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होगा और समानांतर में जोड़ेंगे तो न्यूनतम से न्यूनतम होगा। एक बार सर हम जो टॉपिक एक छोड़े थे वो किरचॉफ का दूसरा नियम, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे चूंकि अभी टाइम है। और फिर सर हम लोग अगली क्लास में जो वो बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। देखो ये है क्या, हम इसको थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिए, कहता है सर एएलपी बनना है सर, नहीं तो बाप को खेती करेंगे, सिर्फ मेरा एएलपी बनना है। बाप को खेती करें की लिख देता है। एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ले भाई मेरा असिस्टेंट लोको पायलट, वही जाके बाद में लोको पायलट बनता है। आप देखो, कोई बात नहीं सर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ हमने छोड़ा था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है क्या है? ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए है। पहली बात तो ये बंद परिपथ के लिए है, ये बंद परिपथ के लिए है। किरचॉफ का जो लॉ है ये बंद परिपथ के लिए है। कौन सा परिपथ के लिए है सर? खुले परिपथ के लिए नहीं है। किसी भी बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, विभवों का कुल योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। विभवों का जो कुल योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपको कि किसी भी बंद परिपथ के में कुल विभव का मान शून्य होता है। यह कहता है किरचॉफ का कैवा लॉ, दूसरा नियम। अब ध्यान दीजिएगा सर, उसमें डीपिन ये नहीं लगाया। नमस्कार है, आज पर्यावरण दिवस है, 5 जून है, आपको भी पता है। आज हमने सर एक वीडियो भी अपलोड किया है, उम्मीद करते हैं आप लोग देखिएगा। पर्यावरण दिवस पे आज चला हमने 500 पेड़ लगाए हैं, 500 प्लस पेड़ हमने आज लगाए हैं। अभी तक नहाए भी नहीं है पेड़ लगाने के चक्कर में, अब जाएंगे तो नहाएंगे। देखो, बंद परिपथ के लिए कुल विभव का मान 0 होता है। अब देखो, अगर बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, ध्यान देना, अगर बैटरी में ये बड़ा वाला होता है पॉजिटिव और छोटा वाला होता है निगेटिव, अगर बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो वोल्टेज का मान प्लस होगा। जिससे निकलेगा, जैसे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो वोल्टेज का मान E प्लस हो जाएगा। अगर उल्टा हुआ, उल्टा हुआ मतलब अगर तुम, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, अगर तुम पॉजिटिव से घुसे और निगेटिव की ओर निकले तो निगेटिव की ओर निकलोगे तो E का मान माइनस होगा। ध्यान देना। अगर 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 अगर
निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकले तो वोल्टेज का मान प्लस, और अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकले तो वोल्टेज का मान माइनस। ठीक है, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? माइनस। अगर पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकले तो वोल्टेज का मान प्लस, अब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकले तो वोल्टेज का मान हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ रहे हो? जिधर निकलोगे वही वोल्टेज हो जाएगा। जैसे आप अभी इधर से इधर आ रहे हो तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो ये प्लस, अभी आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हो, निगेटिव की ओर निकल रहे हो तो ई का मान माइनस। दूसरा, ये थोड़ा सा अटपटा है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरा ही क्या कहता है? जिधर निकलोगे, अगर पॉजिटिव की ओर निकलोगे तो पॉजिटिव, निगेटिव की ओर निकलोगे तो निगेटिव। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है और धारा इधर से इधर बह रही है और ये आई है, तो धारा की दिशा में जो आई आर का मान होता है, आई इंटू आर का मान होता है, V बराबर आई आर होता है, तो यानी वोल्टेज जो होता है वो धारा की दिशा में निगेटिव होता है। और अगर विपरीत लोगे तो विपरीत लोगे यानी विपरीत, धारा की दिशा इधर है और धारा की दिशा के विपरीत लोगे तो प्लस आई आर होगा। ध्यान देना। अगर धारा की दिशा में हुआ तो आई आर का मान प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। धारा की दिशा में अगर लोगे, दिशा में लोगे आई आर तो माइनस, और धारा के विपरीत लोगे तो आई आर का मान प्लस होता है। अब बैटरी में क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकलोगे तो प्लस, अब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलोगे तो माइनस। क्लियर? धारा की दिशा में लोगे तो आई आर का मान माइनस, और धारा के विपरीत लोगे तो आई आर का मान प्लस। वही बात है, देखो केवीएल विधि से विद्युतीय परिपथ को हल करने की विधि। बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हुए बैटरी का वोल्टेज निगेटिव लिया जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हैं। आप बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव यानी पॉजिटिव की ओर निकलेंगे, यानी किधर की ओर निकलेंगे? पॉजिटिव की ओर निकलेंगे। ध्यान देना। मैं कहूं, देखो अगर हम बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं तो वोल्टेज का मान धनात्मक लेते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलेंगे तो निगेटिव लेंगे। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, विद्युत धारा जिधर चल रहा है उसी की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध के परिता वोल्टेज का मान निगेटिव लेते हैं, और उल्टा होगा तो पॉजिटिव लेंगे। इसी में लिख लेंगे, और उल्टा होगा तो पॉजिटिव लेंगे। वो पीडीएफ कहां मिलेगा सर? पीडीएफ फिजिक्स का तो नहीं मिलता है, फिजिक्स का पीडीएफ आपको फिजिक्स की किताब ही मिलती है फुल। फिजिक्स का पीडीएफ नहीं मिलता है, फिजिक्स की किताब मिलती है। अब देखो हम फिर से समझाते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर बैटरी में ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकलेंगे तो प्लस, और अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, अगर बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर निकलेंगे तो माइनस। अगर ये धारा बह रही है और ये रेजिस्टेंस करंट का मान है, तो धारा की दिशा में अगर लेंगे तो आई आर का मान हो जाएगा माइनस, अब विपरीत लेंगे तो हो जाएगा प्लस। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इसका सर्किट नहीं दिया हुआ है, हम अगले क्लास में इसका सर्किट भी डिफाइन कर देंगे। आगे क्वेश्चन भी है तो क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब इसका हम एक बार रिवीजन कर देंगे तुमको, और जो रेस्ट पार्ट है उसको पढ़ाएंगे, तब क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। एक बार हम चलते हैं सर फिर से। हमने कहा व्यक्ति के लिए कितना मिली एम्पियर तक सेफ है? 9 मिली एम्पियर। कितना मैक्सिमम प्रतिरोध होता है? 1000 ओम।
और अगर हम बात करें सर घर में जो सप्लाई होता है वो किस में होता है? समानांतर में होता है। इसलिए होता है क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है। डीसी में बुलबुला देगा, एसी में बुलबुला नहीं देगा। और डीएसडब्ल्यू एमएचए की हमने बात की थी। डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू हो गया कैपेसिटी के लिए, एमएचए हो गया प्रेरकत्व के लिए। वीन ब्रिज प्रतिरोध फ्रीक्वेंसी भी नापता है और सियरिंग ब्रिज से रिलेटिव परमिटिविटी भी नापते हैं। उसके बाद प्रतिरोध नापने के लिए हमने कहा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक केल्विन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कम या ज्यादा नापता है, केल्विन ब्रिज केवल कम प्रतिरोध को नापता है। उसके बाद फेज और न्यूट्रल अर्थ के बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि अगर कोई पोल है और पोल पे जो सबसे ऊपर जाता है वो अर्थ जाता है, नीचे में फेज रहता है। सही है। घर में समानांतर में रखते हैं। समानांतर में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम से न्यूनतम और श्रेणी में महत्तम से महत्तम होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम लोग यहां समाप्त करेंगे। कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं जिसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम सर जोड़े हैं। ये पहले हम यहां तक पढ़ाते थे, लेकिन अब इसमें कुछ जोड़े हैं, तो वहां से सर हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कशन की ओर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।